हेलो क्लास 7 चैम्प्स, मैं हूँ शिफाली अग्रवाल और आज हम आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर प्ले जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें इस चैप्टर में सिर्फ नंबर्स के साथ प्ले करना है। कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने हैं, कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सिर्फ नंबर्स के साथ प्ले करना है अपनी कॉमन सेंस को यूज करके। Oh my God! Wow! अगर आप सोच रहे हैं कि जब कुछ सीखना ही नहीं है, जब कुछ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, तो इस वीडियो को देखने का क्या ही फायदा। तो बच्चों बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि उस कॉमन सेंस को, आपकी जो कॉमन सेंस आप इस चैप्टर में यूज करोगे, उसको किस डायरेक्शन में यूज करना है वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो है नंबर्स टेल्स अस समथिंग। नंबर्स टेल्स अस समथिंग, नंबर हमें कुछ कहते हैं। अरे ये क्या है? जब आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो आपको देखेंगे कि नंबर्स भी हमें कुछ कहते हैं। देखते हैं कैसे। What do the numbers in the figures below tells us? इस फिगर में ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। आप थोड़ी सी अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और देखो कि ये 0, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 1 इन नंबर्स का क्या मतलब है। कुछ समझ में आया? देखो बच्चों, यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं और वो कुछ नंबर्स बोल रहे हैं। अब उन नंबर्स में क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। Each child calls out the number of the children standing in front of them who are taller than they are. हर बच्चा वो नंबर बोल रहा है कि जितने लोग उसके आगे खड़े हैं जो उससे बड़े हैं। हर बच्चा वो नंबर बोल रहा है कि कितने बच्चे जो उसके आगे खड़े हैं उससे टॉल हैं। जैसे फर्स्ट बच्चा जो खड़ा है, इसके आगे कितने बच्चे खड़े हैं जो उससे टॉल है? 0। तो फर्स्ट बच्चा हमेशा 0 ही बोलेगा क्योंकि उसके आगे कोई खड़ा ही नहीं है। सेकंड बच्चा, इसके आगे कितने बच्चे खड़े हैं जो उससे टॉल है? ओनली 1। थर्ड, ये इसके आगे, इस बच्चे के आगे कितने बच्चे खड़े हैं जो उससे टॉल है? कोई नहीं, तो ये 0 बोल रहा है। फोर्थ बच्चे को देखो, इसके आगे कितने इससे लंबे बच्चे खड़े हैं? 1 एंड 2, तो 2 बच्चे इससे बड़े हैं। फिफ्थ बच्चे को देखो, कितने इससे बड़े हैं? 1 एंड 2, तो इसलिए ये भी 2 बोल रहा है। सिक्स बच्चे को देखो, इससे कितने बड़े हैं? 1 एंड 2, इसलिए ये भी 2 बोल रहा है। और इस बच्चे को देखो, इससे कितने बड़े हैं? ओनली 1। हम इन लाइंस का यूज करके देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना बड़ा है, किसकी हाइट कितनी है। नेक्स्ट, राइट डाउन द नंबर्स ईच चाइल्ड शुड से बेस्ड ऑन द रूल्स फॉर द अरेंजमेंट शोन बिलो। जैसे कि हमने अभी देखा था, हर बच्चा क्या नंबर बोलेगा कि कितने बच्चे उससे जो आगे खड़े हैं वो उससे टॉल है। तो हमें अब बताना है ये बच्चे अपना क्या क्या नंबर बोलेंगे। तो फर्स्ट बच्चा क्या बोलेगा? सोचो सोचो, जब कोई खड़ा ही नहीं तो लंबा कैसे होगा उससे, है ना? तो क्या बोलेगा? 0। सेकंड बच्चा क्या बोलेगा? इससे कितने बच्चे बड़े हैं? 0। थर्ड बच्चा, कितने बच्चे बड़े हैं? सिर्फ ये सेकंड वाला, तो क्या नंबर बोलेगा? 1। फोर्थ बच्चा क्या नंबर बोलेगा? कितने लोग बड़े हैं? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 0। फिफ्थ, कितने लोग बड़े हैं? 1, 2 एंड 3। फोर्थ, इससे कितने बड़े बच्चे हैं? कोई भी इससे हाइट में टॉल नहीं है, तो 0 बोलेगा ये बच्चे से कितने बड़े बच्चे हैं? 1, 2 एंड 3। तो इस बच्चे से कितने बच्चे बड़े हो गए? 3। 1, 2 एंड 3। ठीक है, सब समझ में आ गया? हमने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा नहीं, बस जस्ट अपनी कॉमन सेंस को यूज किया, पैटर्न को स्टडी किया और अपना आंसर दिया। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो थिंक एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज ऑलवेज ट्रू। हमें ये स्टेटमेंट्स को रीड करना है और बताना है क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होंगी, ओनली समटाइम्स ट्रू होंगी, नेवर ट्रू होंगी। शेयर योर रीजनिंग, और अपनी रीजन भी बताना है।
इफ अ पर्सन सेज 0 देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। अब ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन 0 बोलता है तो क्या वो हमेशा टॉलेस्ट होगा ग्रुप में? देखते हैं। इसने भी 0 बोला, इसने भी 0 बोला, इसने भी 0 बोला, इसने भी 0 बोला। क्या जो बच्चा 0 बोल रहा है क्या वो टॉलेस्ट है? नहीं। हाँ, समटाइम्स टॉलेस्ट है, कि जैसे ये टॉलेस्ट है इस पूरे ग्रुप में, ये बच्चा सबसे टॉल है, तो जो टॉलेस्ट होगा वो 0 तो बोलेगा, लेकिन बाकी बच्चे भी 0 बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? समटाइम्स ट्रू, कभी ट्रू होगा कभी ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? इफ अ पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज 0। अगर एक पर्सन टॉलेस्ट है तो उसका नंबर क्या होगा? 0 हमेशा। हाँ, तो सोचो, जब वो टॉलेस्ट है तो उसके आगे जितने भी बच्चे खड़े हो जाएं सब उससे छोटे ही होंगे, तो वो क्या नंबर बोलेगा? 0। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। अब देखते हैं थर्ड, द फर्स्ट पर्सन नंबर इज 0। पहले पर्सन का नंबर हमेशा 0 होगा। कैसे? सबसे आगे मैं खड़ी हूं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे आगे जब कोई खड़ा ही नहीं है तो मेरे से टॉल होने का तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए मेरा नंबर हमेशा 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ऑलवेज ट्रू होगी। इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, अगर फर्स्ट भी नहीं है लास्ट भी नहीं है, देन दे कैन नॉट से 0, तो वो 0 नहीं बोल सकता। इज इट पॉसिबल? देखते हैं अपने क्वेश्चन में। फर्स्ट भी नहीं है लास्ट भी नहीं है, बीच वाले बच्चे 0 नहीं बोल सकते, तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ बोल सकते हैं, ये इसने भी 0 बोला, इसने भी 0 बोला, इसने भी 0 बोला, तो इट इज समटाइम्स ट्रू। कई बार हम नहीं भी बोल सकते, और अगर उस बच्चे से कोई भी आगे खड़े होने वाला बच्चा सारे ही बड़े हैं तो वो 0 नहीं बोलेगा, सिंपल। तो समटाइम्स तो ट्रू होगा, बट समटाइम्स ये ट्रू नहीं होगा। द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। जो बच्चा सबसे बड़ा नंबर बोलेगा क्या वो सबसे टॉलेस्ट होगा ग्रुप में? ये देखते हैं। समटाइम्स ट्रू। वो कैसे? कि अगर एक बच्चे के आगे सिर्फ एक बच्चा बड़ा है तो वो भी 1 नंबर बोलेगा, और उसके पीछे खड़े होने वाले बच्चे, अपनी इमेज से ही देखते हैं। ये देखिए बच्चे, ये सबसे लास्ट में खड़ा है, इसने भी 3 बोला है। ये बीच में खड़ा है कहीं, इसने भी 3 बोला है। क्या जो सबसे हाईएस्ट नंबर बोल रहा है वो टॉलेस्ट है ग्रुप में? सॉरी, स्मॉलेस्ट है ग्रुप में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसने भी 3 बोला, इसने भी 3 बोला। हाईएस्ट नंबर क्या है ग्रुप में? 3। बट क्या ये स्मॉलेस्ट है? नहीं, इससे भी स्मॉलेस्ट है ना, ये रहा। तो इसलिए ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन द ग्रुप ऑफ 8 पीपल? 8 लोगों के ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो वो बच्चा बोलेगा? ये आपका होमवर्क है, आपका जादू क्वेश्चन। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा जादू क्वेश्चन क्या होता है। जादू क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है बच्चों जो आपको ये बताता है कि अभी तक जो आपने इस वीडियो में देखा वो आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। अगर आप इसका करेक्ट आंसर देते हैं तो जादू क्वेश्चन आपको अपने जादू से ये बताएगा कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो आपको कुछ कुछ डाउट रह गया और आपको वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत है। पिकिंग पैरिटी। पैरिटी क्या होता है? इन मैथमेटिक्स पैरिटी सिंपली मींस वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। पैरिटी का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में कि बस हमें ये पता लगाना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है। पैरिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस की पैरिटी अब हम देखते हैं। सबसे पहली क्या है? इवन में अगर इवन नंबर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इवन आएगा। कैसे? 4 में अगर 6 ऐड किया तो आंसर आया 10, वो भी इवन है। तो अगर हम इवन में इवन प्लस करते हैं या इवन नंबर से इवन नंबर माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा इवन नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, वो भी इवन नंबर है। तो इवन प्लस इवन और इवन माइनस इवन, हमारा आंसर हमेशा इवन आएगा। ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड, तब भी आंसर हमेशा इवन आएगा। देखिए 5 + 3
दोनों ऑड नंबर हैं, आंसर आया हमारा इवन 8। अगर 5 में से 3 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 2, वो भी इवन नंबर है। तो ऑड में से ऑड प्लस करें या ऑड में से ऑड माइनस करें, आंसर हमेशा इवन आएगा। बट इवन में अगर ऑड प्लस करेंगे या इवन से अगर ऑड माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ऑड। 6 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 6 में 3 ऐड किया कितना आया 9, 9 हमारा ऑड नंबर है। इसी तरीके से 6 में अगर 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, वो भी हमारा ऑड नंबर है। तो इवन प्लस ऑड, ऑड, इवन माइनस ऑड, ऑड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक अपना एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको खुद से ही पैरिटी समझ में आ जाएगी। द गोल्डन रूल ऑफ एडिंग। अब गोल्डन रूल ऑफ एडिंग क्या कहता है? द सम ऑफ अ लिस्ट ऑफ इंटीजर इज ऑड। सम, एक लिस्ट का जो सम, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है उसका सम ऑड होगा कब? इफ देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स इन द लिस्ट। अगर उसमें ऑड नंबर्स जो हैं ऑड टाइम्स आ रहे हैं। ये देखते हैं कैसे, क्योंकि दो ऑड नंबर्स का प्लस इवन होता है। अगर 4 टाइम्स ऑड नंबर आएंगे तो 2 टाइम्स का इवन हो गया, इधर 2 टाइम्स का इवन हो गया, दोनों का इवन प्लस इवन इवन हो गया। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इवन। बट अगर ऑड नंबर्स ऑड टाइम्स हैं, दैट इज सपोज कि 5 टाइम्स है, तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम इवन हो गया, नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम इवन हो गया, लास्ट में 5th नंबर वो ऑड रह गया। तो फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, उन दोनों का सम इवन था, उन दोनों का सम वापिस ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। हमारे पास एक ऑड बचा रह गया। अब हमारे पास क्या हुआ? इवन प्लस ऑड। इवन प्लस ऑड का सम क्या होगा? ऑड। तो यही ये कहना चाह रहा है, अगर लिस्ट में ऑड टाइम्स ऑड नंबर्स हैं तो हमारा जो फाइनल सम आएगा वो ऑड ही होगा। इफ द नंबर ऑफ द ऑड टर्म इज इवन, अगर इस लिस्ट में इवन टाइम्स ऑड नंबर है, द फाइनल टोटल विल ऑलवेज बी इवन। तो फाइनल टोटल हमेशा इवन होगा। सपोज अगर 4 टाइम्स ऑड नंबर्स हैं तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम इवन होगा, नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम इवन होगा, अभी हमने देखा था, राइट? तो दोनों इवन्स अगर वापस ऐड करेंगे तो हमें फाइनल सम क्या मिलेगा? इवन। तो यही ये कहना चाहता है, अगर एक लिस्ट में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो फाइनल सम ऑड होगा। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर्स हैं तो फाइनल सम इवन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पैरिटी देखी थी, अब हम प्रोडक्ट्स की पैरिटी देखेंगे। इवन नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट आएगा इवन। बेटा हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बेसिकली, मल्टीप्लीकेशन बेसिकली होता क्या है? मल्टीप्लीकेशन बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रिपीटेड एडिशन है। इवन नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है इवन नंबर को हम इवन टाइम्स प्लस कर रहे हैं। तो जितनी मर्जी टाइम इवन नंबर को प्लस करेंगे आंसर हमेशा इवन आएगा। तो इवन मल्टीप्लाई इवन इक्वल्स टू इवन नंबर। इसी तरीके से अगर इवन नंबर को हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा इवन ही आएगा। इवन नंबर को हम जितनी मर्जी टाइम्स प्लस कर ले, अभी हमने देखा था इवन नंबर्स को 2 बार प्लस करेंगे, 3 बार प्लस करेंगे, 4 बार प्लस करेंगे, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। 2 + 2 4, 2 टाइम्स प्लस किया इवन नंबर था। 2 + 2 + 3, 3 टाइम्स 2 को प्लस किया तब भी आंसर आएगा 6, वो भी इवन नंबर होगा। तो इसी लॉजिक को यूज करके हम ये कह सकते हैं इवन इंटू ऑड हमेशा इवन ही होगा। ऑड इंटू ऑड, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप प्रोडक्ट हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। द गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लाइंग, अब इसका गोल्डन रूल क्या है? इफ देयर इज इवन वन इवन नंबर इन अ चेन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द फाइनल प्रोडक्ट इज गारंटीड टू बी इवन। एक चेन है मल्टीप्लीकेशन की, अगर उस चेन में अगर एक भी इवन नंबर है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होगा। एक चेन हमारी मल्टीप्लीकेशन की कोई भी चेन है, 2 × 3 × 5 × 7 × 8 × 100 × 125 × समथिंग समथिंग समथिंग, अगर उसमें एक भी इवन नंबर आ गया तो उस पूरी चेन का प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होगा।
द ओनली वे टू गेट एन ऑड प्रोडक्ट, एक ऑड प्रोडक्ट आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो कैसे? इफ एवरी सिंगल नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज ऑड, अगर जितने भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस चेन में सभी के सभी ऑड है। अगर एक भी इवन आ गया तो पूरा प्रोडक्ट इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा। अगर सारे के सारे नंबर ऑड है तभी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ऑड नंबर होगा। फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम, अब हमें फॉलोइंग सम की पैरिटी निकालनी है। सम ऑफ टू इवन नंबर्स, सबसे पहले क्या हमें निकालना है? सम, किसका सम? टू इवन नंबर्स का सम, किसके साथ? टू ऑड नंबर्स का सम, ठीक है। टू इवन नंबर का सम दे रखा है, टू ऑड नंबर का सम दे रखा है। अब इन दोनों को ऐड करना है और उसके बाद अपनी पैरिटी बतानी है कि आपका आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा। देखो बच्चों, दो इवन नंबर का सम इवन होगा, यस। दो ऑड नंबर्स का सम और इवन होगा, यस। तो इवन प्लस इवन, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? इवन, ठीक है। तो सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स इज इवन। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड थ्री इवन नंबर्स, अब हमें क्या करना है? सम निकालना है किनका? टू ऑड नंबर्स का एंड थ्री इवन नंबर्स का। अब हम सबसे पहले देखते हैं टू ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? इवन, एंड थ्री इवन नंबर्स का सम क्या होगा? इवन होगा। इवन नंबर को जितनी बार भी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इवन आएगा। तो टू ऑड नंबर्स का सम इवन हो गया, थ्री इवन नंबर्स का सम भी इवन हो गया, दोनों इवन इवन है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? इवन प्लस इवन, इवन। नेक्स्ट, सम ऑफ फाइव इवन नंबर्स, फाइव इवन नंबर्स का सम क्या होगा? अगेन इवन नंबर को जितनी मर्जी बार भी ऐड करो, आंसर क्या आएगा? बताओ बताओ। हाँ, करेक्ट, इवन। नेक्स्ट, जादू क्वेश्चन। जादू क्वेश्चन मतलब आपके लिए होमवर्क, आपको खुद से सॉल्व करना है। सम ऑफ एट ऑड नंबर्स, बड़ा ही इजी है, सिंपल सा है, बिल्कुल बता दीजिए, विद इन अ सेकेंड आप इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकपा हैज एन ऑड नंबर्स ऑफ रुपी वन कॉइन, लकपा के पास एक ऑड नंबर ऑफ रुपी वन कॉइन्स है, एंड ऑड नंबर ऑफ रुपी फाइव कॉइन्स, फाइव कॉइन, रुपी फाइव के भी ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। नेक्स्ट क्या है? एंड इवन नंबर ऑफ रुपी टेन कॉइन्स, रुपी टेन कॉइन्स के इवन नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। He calculated the total and got rupees 205, उसने सबका अमाउंट टोटल किया और उसका टोटल क्या आया? 205। 1 रुपी के कॉइन्स का भी टोटल किया, 5 रुपीज का भी टोटल किया एंड 10 रुपीज का भी टोटल किया, टोटल आया उसका रुपीज 205। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिड ही मेक अ मिस्टेक, क्या उससे कुछ गलती हुई है टोटलिंग में? चलिए देखेंगे। इफ ही डिड, अगर उससे हुई है, एक्सप्लेन व्हाई, क्या गलती हुई है और क्यों गलती हुई है, ठीक है। इफ इट डिडंट, अगर उसे गलती नहीं हुई है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप कुड ही हैव, उसके पास हर टाइप के कितने कॉइन्स हो सकते हैं। चलिए बेटा अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ रुपी वन कॉइन इज ऑड। अब बच्चों ये क्या कह रहा है? लकपा के पास रुपी वन के कितने कॉइन्स थे? ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स थे। तो अगर हम रुपी वन को, ऑड नंबर है रुपी वन, वन इज ऑड नंबर, उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा? ऑड, राइट। अभी हमने देखा गोल्डन रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा सम आता है ऑड, ठीक है। सिमिलरली टोटल वैल्यू ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ रुपी फाइव कॉइन इज ऑड, रुपी फाइव के भी ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, उनको ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा? ऑड। रुपी वन के कॉइन्स को ऐड किया तो ऑड आया, रुपी फाइव के कॉइन्स को ऐड किया तो ऑड आया। नाउ नेक्स्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ एन इवन नंबर ऑफ रुपी 10 कॉइन इज इवन, 10 इज इवन नंबर, उसको जितनी मर्जी टाइम्स हम ऐड करेंगे आंसर इवन ही आएगा, राइट। इवन नंबर्स को जितनी मर्जी बार हम ऐड करें आंसर हमेशा इवन आएगा, तो इसीलिए रुपी 10 के कॉइन्स का आंसर भी जब हमारा आएगा वो भी इवन होगा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, रुपी वन, रुपी फाइव एंड रुपी 10, ऑड प्लस इवन, राइट। ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा? इवन, और इवन का इवन आ गया, इवन प्लस इवन अगेन क्या हो जाएगा? इवन।
तो बच्चों हमारा जो ₹1, ₹5 और ₹10 की कॉइन्स का सम होगा वो होना चाहिए क्या भला, इवन। बट लकपा का क्या टोटल आया, 205। अब 205 ऑड है या इवन, ऑड है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, लकपा से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तभी उसका सम 205 आया जो कि एक ऑड नंबर है, और हमारा आंसर आना क्या चाहिए था, इवन नंबर, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ ही डिड, अगर उससे कोई गलती नहीं हुई है तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप कुड ही हैव, उसके पास हर टाइप के कितने कॉइन्स होने चाहिए थे। तो देखो बच्चों, अगर इसका आंसर हमें एक ऑड नंबर बनाने के लिए फाइनल हमें क्या चाहिए अपनी उसमें कैलकुलेशन में, ऑड प्लस इवन, तो हमें किसी सम को ऐड करके ऑड आ जाए, हम उस तरीके का हमें अपना आंसर होना चाहिए। अगर या तो ₹1 के इवन नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे तो हमारा ₹1 का जो एडिशन होगा वो इवन होगा, इवन में ऑड ऐड करेंगे, ऑड आ जाएगा, फिर उस ऑड में इवन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ऑड आ जाएगा। तो अगर ₹1 के अगर इवन नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे तो तभी हमारा आंसर ऑड आ सकता है, या फिर ₹5 के इवन नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे तब हमारा आंसर ऑड आ सकता है। चलिए चलते हैं nth इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें कोई आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको इन नंबर्स में। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1, 4 को 2 into 2, 6 2 into 3, 8 2 into 4। तो क्या पैटर्न हमने देखा, एक नंबर nth इवन नंबर क्या हो गया, जो उसका प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वो उस प्लेस का इवन नंबर निकल गया। देखिए कैसे, फर्स्ट इवन नंबर 2 into 1 था, सेकेंड इवन नंबर 2 into 2 था, राइट, थर्ड इवन नंबर 2 into 3 था, फोर्थ इवन नंबर 2 into 4 था। ऐसे ही nth इवन नंबर 2 into n हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ n। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर आपको 42nd इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप सबको लिख के देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 2 हो गया, सेकंड 4 हो गया, थर्ड 6 हो गया, फोर्थ 8 हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना है, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 84। 42nd इवन नंबर आपका क्या हो गया, 84। नेक्स्ट ऑड नंबर, nth ऑड नंबर। जैसे हमने इवन नंबर फाइंड आउट किया ऐसे हम ऑड नंबर भी फाइंड आउट करेंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऑड नंबर्स क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब इन दोनों सीक्वेंस में आपको कुछ पैटर्न, कुछ रिलेशन दिख रहा है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज करो तो आपको दिखेगा। देखते हैं क्या रिलेशन है। फर्स्ट इवन नंबर है 2, फर्स्ट ऑड नंबर है 1, दैट इज 2 से 1 कम। सेकेंड ऑड नंबर है 4, सॉरी सेकेंड इवन नंबर है 4, सेकेंड ऑड नंबर है 3। क्या रिलेशन हुआ, सेकेंड इवन नंबर से 1 लेस। इसी तरीके से थर्ड इवन नंबर है 6, थर्ड ऑड नंबर है 5, दैट इज थर्ड इवन नंबर से 1 लेस। तो हमें क्या रिलेशन समझ में आया, nth ऑड नंबर क्या होगा, इवन नंबर से 1 लेस। nth इवन नंबर 2n होता है तो nth ऑड नंबर क्या हो जाएगा, उस 2n में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा nth ऑड नंबर निकल जाएगा। जैसे 25th ऑड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से जो प्रोडक्ट आएगा 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आया 49। अच्छा 25th इवन नंबर क्या होगा, यस एग्जैक्टली 25 इंटू 2 50। 25th इवन नंबर क्या हुआ 50, 25th ऑड नंबर क्या हुआ 50 माइनस 1, दैट इज 49। मैजिक स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर होता क्या है, मैजिक स्क्वायर इज अ ग्रिड ऑफ अ नंबर वेयर द सम ऑफ एवरी हॉरिजॉन्टल रो
vertical column and both main diagonals add up to the exact same constant value that is called magic sum. मैजिक स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वो होता है जिसमें सभी रोज का सम और कॉलम का सम एंड डायगोनल्स का सम एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है. देखते हैं कैसे. ये 3x3 ग्रिड का मैजिक स्क्वायर है एंड ये 4x4 ग्रिड का मैजिक स्क्वायर है. 3x3 ग्रिड मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. 4x4 ग्रिड मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. देखते हैं मैजिक स्क्वायर क्या होता है, इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं. सभी रोज was फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, हर रो का सम क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू x. इसी तरीके से 4x4 के ग्रिड में सभी रोज का सम क्या है? y. ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, सबका सम इक्वल है. इस सम को क्या कहते हैं? मैजिक सम. सभी कॉलम्स का सम भी x है, सभी कॉलम्स का सम भी y है. इसी तरीके से इसके डायगोनल्स में कौन कौन से बॉक्स आ गए बेटा? 1, 2 एंड 3. इस डायगोनल का और इन तीनों बॉक्स का सम भी इक्वल होगा, दैट इज x एंड x. इसी तरीके से 4x4 के ग्रिड में भी इस चारों बॉक्स का सम जो है y होगा, इन 4 बॉक्स का सम जो है y होगा. समझ में आ गया मैजिक स्क्वायर क्या होता है? सब रोज का सम एंड कॉलम्स का सम एंड डायगोनल्स का सम एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हम मैजिक सम कहते हैं. द फर्स्ट एवर 4x4 मैजिक स्क्वायर. देखो बच्चों, सबसे पहले 4x4 का मैजिक स्क्वायर कहां मिला था? फाउंड इन 10th सेंचुरी. किस सेंचुरी में पाया गया था? 10th सेंचुरी में. और कहां पाया गया था? पार्श्वनाथ जैन टेम्पल इन खजुराहो. खजुराहो में ये हमें सबसे पहले मिला था 4x4 का मैजिक स्क्वायर. ये एक छोटी सी हिस्ट्री है जो कि आपकी 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछी जाती है. ठीक है, और इस 4x4 के ग्रिड को जो एक मैजिक स्क्वायर है, इसको क्या कहते हैं? चौतीसा यंत्र. अब चौतीसा यंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हर रो का और हर कॉलम का जो सम है वो है 34. तो इस 4x4 मैजिक स्क्वायर का मैजिक सम क्या है? 34. क्योंकि इसका मैजिक सम 34 है इसलिए इसको चौतीसा यंत्र भी कहते हैं. चौतीसा मीन्स हिंदी में 34 को क्या बोलते हैं? 34. चलिए, ये तो हमने देखा कि 4x4 का फर्स्ट एवर ग्रिड हमें कब मिला था, कहां मिला था. अब हम देखेंगे 3x3 का फर्स्ट मैजिक स्क्वायर हमें सबसे पहले कहां मिला था? ड्यूरिंग द कैटास्ट्रोफिक फ्लड ऑन द लोशो रिवर, गॉड सेंड अ टर्टल टू सेव द पीपल. एक फ्लड के टाइम पे भगवान ने, गॉड ने एक टर्टल भेजा लोगों को बचाने के लिए. उस टर्टल की बैक पे हमें एक 3x3 का ग्रिड मिला जिसपे मैजिक पैटर्न बना हुआ था. द टर्टल कैरीड अ 3x3 ग्रिड ऑन इट्स बैक विद द नंबर्स 1 to 9. 1 to 9 इसके बैक पे नंबर्स लिखे थे, अरेंज्ड इन अ मैजिकल पैटर्न. एक मैजिकल पैटर्न की उसमें अरेंज थे. दैट इज सभी रोज का, सभी कॉलम्स का सम एक मैजिक सम के इक्वल था. 3x3 मैजिक स्क्वायर एंड हिंदू माइथोलॉजी. हिंदू माइथोलॉजी में भी हमें 3x3 के मैजिक स्क्वायर मिलते हैं. जैसे नवग्रह यंत्र में हमें 3x3 के मैजिक स्क्वायर मिलते हैं जिनकी रोज एंड कॉलम्स का सम इक्वल होता है. कुबेर यंत्र में भी हमें एक मैजिक स्क्वायर देखने को मिलता है, इसमें रोज एंड कॉलम्स का सम इक्वल होता है. सम ऑब्जर्वेशंस फॉर क्लासिक 3x3 मैजिक स्क्वायर यूजिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. एक मैजिक स्क्वायर जिसमें हम 1 to 9 के ही नंबर डिजिट्स यूज करते हैं और सिंगल टाइम ही उन डिजिट्स को यूज करते हैं, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं. ये एक मैजिक स्क्वायर है, यहाँ पे हमें 1 to 9 के नंबर्स ही फिल करने हैं. कंडीशन क्या है? सभी रोज का इंडिविजुअली, सभी रोज का सम एंड सभी कॉलम्स का सम इक्वल आना चाहिए. ऑब्जर्वेशन, द मैजिक सम मस्ट बी 15. सभी रोज का एंड सभी कॉलम्स का सम जो इक्वल आना चाहिए वो क्या होगा? 15. दिस नंबर प्लस दिस क्या आना चाहिए? 15. दिस प्लस दिस
क्या आना चाहिए? 15। मैजिक सम हमेशा 15 होना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है बच्चों? इस पूरे जो ग्रिड है उसमें नंबर्स कहां तक फिल करने हैं हमें? 1 to 9 तक। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसका सम क्या आएगा? 45। इस पूरे ग्रिड का सम 45 आएगा और हर रो का सम इक्वल है एक दूसरे से, तो एक रो का सम क्या हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई 3 15। तो मैजिक सम एक 3/3 ग्रिड का क्या होगा? 15। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? द नंबर ऑकरिंग एट द सेंटर ऑफ द मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर के सेंटर में जो नंबर आएगा वो हमेशा 5 होना चाहिए। वो और कोई नंबर नहीं हो सकता, हमेशा 5 ही होगा। कब 5 होगा? कंडीशन बेटा याद रखनी है, 1 to 9 के डिजिट्स को ही हमें प्लेस करना है। जब डिजिट्स अलग हो जाएंगी, 10, 11, 12 हो जाएंगी, तब ये नंबर 5 नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या याद रखनी है? 1 to 9 के नंबर्स को ही हमें इस मैजिक स्क्वायर में अरेंज करना है। तो उस केस में हमारा सेंटर डिजिट क्या होगा? 5। और एक चीज आप और देखेंगे, जो सेंटर डिजिट है 15 डिवाइडेड बाय 3 है, दैट इज मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3 आपकी सेंटर डिजिट हो जाएगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? द नंबर्स 1 and 9 कैन नॉट ऑकर इन द एनी कॉर्नर। 1 और 9 जो नंबर्स है वो कॉर्नर्स पे प्लेस नहीं हो सकते हैं, सो दे शुड अकर इन वन ऑफ द मिडल पोजीशन एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। मिडल पोजीशंस पे ही आएंगे, 1 and 9 कॉर्नर्स पे नहीं आएंगे, सिर्फ मिडल पोजीशंस में ही आएंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 9 होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट ही आएंगे। ऑब्जर्वेशन 4 क्या है? इवन नंबर्स कम एट द कॉर्नर्स ओनली। जो इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 1 to 9 में कितने इवन नंबर्स हैं? 2, 4, 6, 8, वो हमेशा कॉर्नर्स पे ही आएंगे। इन जगह पे ही आपके ये इवन नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर विद द नंबर्स 1 to 9। अब हमें अपना एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। डिजिट्स क्या है हमारी? 1 to 9 तक। इसको क्लासिक मैजिक स्क्वायर कहते हैं। सबसे पहले 5 सेंटर में आ गया, मैजिक सम क्या होगा? 15। 1 to 9 के मैजिक स्क्वायर का सेंटर डिजिट क्या होगी? 5। अब हमें ये देखना है 1 और 9 को कैसे प्लेस करें। कॉर्नर्स में तो नहीं आएगा, अगर हमने यहाँ पे 1 प्लेस किया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट नंबर देखना है। अब क्योंकि इवन नंबर्स कॉर्नर्स में आते हैं तो बाकी बचे ऑड नंबर 3 और 7 वो भी हमारे मिडिल पोजीशन पे आएंगे, तो हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे 7 रख दिया। बेटा हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में, इसको समझेंगे कि इसको अगर फ्लिप करते हैं तब भी हमारा मैजिक स्क्वायर क्या बनता है। अब नेक्स्ट नंबर बचा 2, 4, 6, 8। यहाँ पे हमने 4 ऐड रख दिया, तो यहाँ पे 8, 4 + 3 + 8 15 आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8। नेक्स्ट यहाँ पे 9 + 4 13, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 एंड 6। 8 + 1 9, 9 + 6 15। सभी रोज का एंड सभी कॉलम्स का सम हमारा आ गया 15। क्या इसको बनाने का एक यही तरीका है? नहीं। 7 को अगर हम यहाँ रखते तो 3 को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा 2 जो है यहाँ पे आ जाता, 4 जो है यहाँ पे आ जाता, 6 हमने यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाता, 8 यहाँ पे प्लेस हो जाता। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है बेटा, ये पूरा कॉलम शिफ्ट होके यहाँ पे फ्लिप हो जाता, ये वाला कॉलम शिफ्ट होके यहाँ पे फ्लिप हो जाता, बट नंबर्स इसी तरह से ही अरेंज्ड रहते। इसको सिर्फ अगर नंबर्स को हम रोटेट ना करें कि हम ये ऐसे, हमने हमारा ग्रिड है इसको हमने फ्लिप करके ऐसे बना दिया है, ये हमारी अभी हॉरिजॉन्टल्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज में ये नंबर्स प्लेस है, इनको हम वर्टिकल कॉलम में प्लेस कर दें, तो इस रोज को हम कॉलम बना दें और कॉलम को हम रोज बना दें, दैट इज अपने ग्रिड को रोटेट कर दें, तो हमारा मैजिक स्क्वायर तो सेम ही रहेगा।
यही वो कह रहा है, here is exactly one unique magic square, सिर्फ एक ही यूनिक मैजिक स्क्वायर है विद नंबर्स 1 to 9, एक ही मैजिक स्क्वायर पॉसिबल है इन नंबर से, अगर हम रोटेशन और रिफ्लेक्शंस को इग्नोर कर दें। अगर इस मैजिक स्क्वायर को रोटेट ना करें और रोज और कॉलम को फ्लिप ना करें, ये वाली रो इधर ना करें, ये वाला कॉलम इधर ना करे और ये वाला कॉलम इधर ना करे, ये वाली जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट ना बना दे और फर्स्ट रो को थर्ड रो ना बना दे, तो सिर्फ एक ही मैजिक स्क्वायर पॉसिबल है। क्यों कि देखते हैं कैसे। अगर हम यहाँ पे 4 ना लिखे, क्या यहाँ पे 2 पॉसिबल है? 8 और 3 के साथ क्या यहाँ पे 2 पॉसिबल है? नहीं। अगर हमारा फर्स्ट में 8 और सेकंड में 3 लिखा है तो हमारा थर्ड नंबर 15 माइनस 8 माइनस 3 दैट इज 4 ही होना चाहिए, और कोई नंबर हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से सिर्फ एक ही मैजिक स्क्वायर इन नंबर्स के साथ पॉसिबल है अगर हम रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस को इग्नोर कर दे तो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जनरलाइजिंग अ 3x3 मैजिक स्क्वायर। अब इस मैजिक स्क्वायर को हमें जनरलाइज करना है। सबसे पहले सेंटर की टर्म हमारी फिक्स्ड है। जनरलाइज करना मतलब, सबसे पहले जनरलाइज करने का मीनिंग देखते हैं कि जनरलाइज करना क्या है। ये तो कांस्टेंट टर्म्स है। जनरलाइज मींस हमें एक लेटर फॉर्म में इसे जनरलाइज करना है, हमें एक लेटर की टर्म्स में इन्हें लिखना है ताकि हम उन लेटर्स में अपनी कोई भी वैल्यूज पुट कर सके और अपना 3x3 ग्रिड का मैजिक स्क्वायर बना सके। तो सबसे पहले सेंटर टर्म कांस्टेंट है, तो सेंटर टर्म को अगर हम m अज्यूम करते हैं, सेंटर टर्म अगर m है तो बाकी टर्म्स देखते हैं बच्चों क्या होंगी। फर्स्ट टर्म 8 है, 5 में कितना ज्यादा है 3 मोर, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई m प्लस 3। सेकेंड टर्म क्या है 5 में 4 लेस, तो m माइनस 4। थर्ड टर्म क्या है 6, 5 प्लस 1 दैट इज m प्लस 1। इसी तरीके से m माइनस 2, m प्लस 2, m माइनस 1, m प्लस 4, m माइनस 3। आप ये देखेंगे इस तरीके से हमारा एक जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग दिस जनरलाइज्ड फॉर्म, इस जनरलाइज्ड फॉर्म जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था उसको यूज करके फाइंड अ मैजिक स्क्वायर। एक मैजिक स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है इफ द सेंटर सम इज 25, अगर सेंटर नंबर जो है वो 25 है। सेंटर का नंबर क्या है 25। अब हमें अपना पूरा मैजिक स्क्वायर बनाना है। बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में आप अपना बना देंगे, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। सेंटर में हमने रख दिया 25, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 25 प्लस 3, जल्दी से बताओ 28। सेकेंड नंबर क्या हो गया 25 माइनस 4 दैट इज 21। ऐसे ही अपने सारे नंबर्स फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, 26, 23, 27, 24, 29 एंड 22। क्या बड़ी कैलकुलेशंस करी हमने इसमें? नहीं, कुछ नए बड़े कॉन्सेप्ट सीखने को, हेवी कॉन्सेप्ट सीखने पड़ रहे हैं? नहीं, मजा आ रहा है। क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन सेंस लगा के नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मिंग मैजिक स्क्वायर। क्या कह रहा है, एडिशन। इफ यू एड अ कांस्टेंट k टू एवरी सिंगल सेल, ये एक हमारा मैजिक स्क्वायर है। इसमें हर सेल में अगर हम एक नंबर ऐड कर देते हैं, दैट इज एक कांस्टेंट k हमने हर सेल में ऐड कर दिया, द न्यू ग्रिड रिमेन्स अ मैजिक स्क्वायर। जो नई ग्रिड एक फॉर्म होगी वो भी एक मैजिक स्क्वायर ही होगी, ठीक है। एंड द मैजिक सम इंक्रीजेस, और मैजिक सम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा किससे, 3 इंटू k से। हर नंबर में एक k ऐड कर रहे हैं हम, तो मैजिक सम किससे इंक्रीज हो जाएगा 3 इंटू k से। इसका मैजिक सम क्या है 15, तो नए वाली ग्रिड का मैजिक सम क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 इंटू k दैट इज 15 प्लस 3k। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 हर नंबर में ऐड कर देते हैं तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे 1 to 9 से 2 to 10 में। इस मैजिक स्क्वायर में नंबर्स क्या थे हमारे 1 to 9। अगर हर नंबर को 1 से इंक्रीज कर दिया, 8 को हमने 9 बना दिया, 1 को 2 बना दिया, 6 को 7, 3 को 4, 5 को 6, 7 को 8, 4 को 5, 9 को 10 एंड 2 को 3। हर नंबर 1 से इंक्रीज कर दिया तो हमारे नए ग्रिड का, नए मैजिक स्क्वायर के नंबर्स क्या हो गए 2 to
10 एंड मैजिक सम कितना हो गया 15 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 18, 15 प्लस 3 दैट इज 18। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई एवरी सेल बाय अ कांस्टेंट m, हर सेल के नंबर को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को एक m से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी m से मल्टीप्लाई किया, 6 को भी m से मल्टीप्लाई किया, द न्यू ग्रिड रिमेन्स अ मैजिक स्क्वायर। जो नई ग्रिड बनेगी वो भी एक मैजिक स्क्वायर ही होगी। अगर एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं हर नंबर में, जो भी नई ग्रिड बनेगी वो भी मैजिक स्क्वायर होगी। अगर हर सेल को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब जो मैजिक ग्रिड बनेगी वो भी एक मैजिक स्क्वायर ही होगी। और मैजिक सम इज मल्टीप्लाइड बाय m, और तो मैजिक सम कितना हो जाएगा, जो हमारा मैजिक सम था ऑलरेडी 15, उसमें उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यू मैजिक सम क्या हो जाएगा 15 इंटू m दैट इज 15m। अभी देखते हैं, हम हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 इंटू 4 16, 1 इंटू 4 2, 6 इंटू सॉरी हर नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। 8 इंटू 2 16, 1 इंटू 2 2, 6 इंटू 2 12। इसी तरीके से पूरा हमने मैजिक स्क्वायर अपना दोबारा बन गया हमारा, और हर रो का और हर कॉलम का सम कितना आ जाएगा 15 इंटू 2 दैट इज 30। ऐड करके देखो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 12 30। इसी तरीके से 16 प्लस 6 प्लस 8 आ गया हमारा 30। डायगोनल्स का सम भी 8 प्लस 10 प्लस 12 30, 16 प्लस 10 प्लस 4 30। तो हमारा न्यू स्क्वायर जो बना, न्यू वो भी एक मैजिक स्क्वायर बना, और उसका सम क्या हो गया 15 इंटू एक कांस्टेंट वैल्यू जिससे हमने हर सेल को मल्टीप्लाई किया था। अभी तक कोई डाउट बच्चों? वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। अब हमें क्या कहना है क्वेश्चन, हमें एक मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका मैजिक सम है 60। मैजिक सम 60 है तो सेंटर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने आपको पहले बताया था ना जब हम पढ़ रहे थे कि सेंटर नंबर क्या होता है, मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3। तो मैजिक सम हम सेंटर नंबर क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज, बताओ 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 20, राइट। अब मैजिक सम 60 है, राइट। तो हम 60 को कैसे देख सकते हैं 15 इंटू 4। तो हमारा मैजिक सम क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल एक जो मैजिक स्क्वायर का सम था 15, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 16 आ गया। तो हम जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमें क्या देखा था, हमने एक मैजिक सम को जिस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर सेल को भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यह हमारा एक मैजिक स्क्वायर था जिसमें हमने 1 to 9 की डिजिट यूज करी थी। मैजिक सम को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 60 बना। तो हम क्या कर सकते हैं, हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 4, 1 इंटू 4, 6 इंटू 4, 3 इंटू 4, 5 तो ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाइड है ही, हमारे सबसे पहले प्लेस किया था। 7 इंटू 4, 4 इंटू 4, 9 इंटू 4 एंड 2 इंटू 4। तो हमारा न्यू मैजिक स्क्वायर हो गया दिस, राइट। क्या इसको करने का एक यही मेथड है? नहीं, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जनरलाइज्ड जो हमने मैजिक स्क्वायर बनाया था, यस याद है आपको बच्चों, हमने पीछे एक जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर बनाया था। उस जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर को यूज करके भी आप इस न्यू मैजिक स्क्वायर को बना सकते हो, जिसमें हमारी सेंटर टर्म होगी 20। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। जो इसका ऑल्टरनेट मेथड है करने का, वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर सॉल्व करके देखना। जादू क्वेश्चन अगेन, कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 72। एक ये स्क्वायर हमें दे रखा है मैजिक स्क्वायर, कुछ डिजिट्स हमारी प्लेस की हुई हैं। अब हमें इसका मैजिक सम है 72। अब हमें ये स्क्वायर कंप्लीट करना है। हिंट आपके लिए क्या है, सेंटर नंबर क्या हो जाएगा मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3। मैजिक सम है हमारा 72,
सेंटर नंबर निकल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर जरूर मैच करना कि आपका ये आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है द विरहांका एंड द फिबोनाची नंबर्स। Historically in India, the poet and the mathematician Virhanka discovered this pattern by studying the meter of Sanskrit poetry. सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? हमारे मैथमेटिशियन एंड पोएट विरहांका जी ने इस पैटर्न को डिस्कवर किया था। उसके बाद वेस्ट में these numbers have been known as Fibonacci numbers. वेस्ट में इन नंबर्स को फिबोनाची नंबर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक इटालियन मैथमेटिशियन ने हु रोट अबाउट देम इन द ईयर 1202 सीई, एक इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची ने इन नंबर्स के बारे में सबको बताया था। कितने इयर्स बाद? 500 इयर्स बाद जब विरहांका जी ने बताया था, उसके 500 साल बाद एक फिबोनाची, एक हमारे मैथमेटिशियन थे, इटालियन मैथमेटिशियन, उन्होंने इस पैटर्न को पूरे वर्ल्ड में बताया था, इसलिए इनको फिबोनाची नंबर्स भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? विरहांका जी ने। उसको कॉपी और सब में बांटा किसने? फिबोनाची ने। तो इसलिए इन नंबर्स को हम विरहांका फिबोनाची नंबर्स भी कहते हैं, ताकि सबको समझ में आ जाए कि हम किन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसको याद रखना बेटा, विरहांका जी ने डिस्कवर किया था, फिबोनाची ने सब जगह फैलाया था। अब विरहांका सीक्वेंस क्या होता है? 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड 55। अब आप देख रहे हो इस सीक्वेंस में कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? देखिए बेटा, थोड़ा सा सोचो और फाइंड आउट करो कि क्या पैटर्न इसमें आपको नजर आ रहा है। सोच लिया? कुछ दिखा? कुछ समझ में आया? चलो देखते हैं जो आपने सोचा वो क्या वो सही है या नहीं। देखते हैं। द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज गिवन बाय एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर। जो नेक्स्ट नंबर है इस सीक्वेंस में वो क्या कैसे आता है? उसके प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके। जैसे कि 1 एंड 2 को ऐड करके आया हमारे पास 3, 2 एंड 3 को ऐड करके आया हमारे पास 5, 3 एंड 5 को ऐड करके आया 8, 5 और 8 को ऐड करके आया 13, 13 एंड 21 को ऐड करके आया 34, 21 प्लस 34 दैट इज 55, 34 एंड 55 बन गया हमारा 89। ये हमारा विरहांका सीक्वेंस का एक पैटर्न हमने देखा। डिजिट्स इन डिस्गाइज, क्रिप्टोरिदम। क्रिप्टोरिदम बेटा क्या होता है? मैजिक पजल्स वेयर द लेटर रिप्लेसेस डिजिट्स इन एन अरिथमेटिक प्रॉब्लम। क्रिप्टोरिदम एक मैजिक पजल्स को कहते हैं जहां पे लेटर्स जो है नंबर्स को रिप्लेस कर देते हैं और हमें डिकोड करना होता है विच लेटर स्टैंड्स फॉर विच नंबर। सबसे पहले नंबर से उनको लेटर्स ने रिप्लेस कर दिया, अब हमें फाइंड आउट करना है, डिकोड करना है हर लेटर की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए। इसी को हम क्रिप्टोरिदम कहते हैं। डिजिट्स इन डिस्गाइज, छुपी हुई डिजिट्स। तो देखते हैं कैसे। व्हाट कुड यू एंड टी बी? टी और यू की क्या वैल्यूज होनी चाहिए कि हमारी ये जो एक रिलेशन है, ये जो नंबर्स हैं ये फुलफिल हो जाए। देखिए बच्चा, 3 नंबर्स को ऐड किया है, तीनों सेम नंबर्स हैं जो कि ऐड कर रहे हैं। उनको ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि वंस की जो डिजिट है वही नंबर है, राइट, और एक टेंस की डिजिट बन रही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम्स ऐड करने पे वंस की डिजिट वही सेम रहे और एक टेंस की डिजिट हमें मिल जाए? तो चलो सोचते हैं कि ऐसा क्या नंबर हो सकता है। 2 + 2 + 2 तो ऐड करके आया 6। क्या ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं। 3 + 3 + 3 ऐड करके आया 9। क्या ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं। अगर हम इसी तरीके से देखें, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें, तो बेटा एक 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे हमें टेंस वंस की जगह वही सेम मिल जाएगा। 5 को 2 बार प्लस करेंगे और 3 बार प्लस करेंगे, 5 + 5 + 5 दैट इज 15। तो हमें क्या मिल गया? वंस की प्लेस पर सेम नंबर एंड टेंस के प्लेस पर
एक नया नंबर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर और यू और टी की वैल्यू पुट करे कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो टी हमारा क्या आ गया 5 एंड यू क्या आ गया 1। इसके अलावा और कोई वैल्यू हमारी हो सकती है? आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कोई और वैल्यू पॉसिबल है। कोई वैल्यू इसके अलावा पॉसिबल नहीं होगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट व्हाट ईच लेटर स्टैंड्स फॉर। अब इसमें हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वंस प्लेस पे 2 है, फर्स्ट नंबर में भी एंड सेकंड नंबर में भी। अब टेंस प्लेस पे कोई नंबर है एक के, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो हमारा सम आएगा उसके वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगी वो इक्वल होनी चाहिए और 100 प्लेस पे कोई एक डिजिट होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको ऐड करके ये दोनों डिजिट सेम आ जाए। सपोज अगर हम यहाँ पे 1 और 1 रखते हैं तो 1 और 1 रखने के बाद 12 प्लस 12 क्या होगा, 12 प्लस 12 क्या होगा 24। तो वो तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब हम वंस की डिजिट देखते हैं, यहाँ पे वंस पे 2 है, इस वाले नंबर्स में भी वंस पे 2 है, तो हमारे सम में वंस पे क्या आएगा 2 प्लस 2 4। तो 1 की डिजिट हमें m तो पता चल गया 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 4 बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या नंबर प्लेस करने चाहिए जो यहाँ पे 4 बन जाए, 2 और 2 प्लेस कर सकते हैं। चलो अगर हम एज्यूम करते हैं कि हम 2 और 2 प्लेस कर दे तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, दोनों नंबर सेम हो गए। बट क्या हमें 100 का प्लेस मिला, नहीं मिला। अब ऐसा कौन से जो दो डिजिट्स हैं जिनको प्लस करने पे हमारे पास वंस की डिजिट 4 आ जाए। अब सोचो कौन सी डिजिट होंगी 1 to 9 में जिसको ऐड करने पे हमें वंस की डिजिट 4 मिल जाए। 7 प्लस 7, 7 और 7 को ऐड करेंगे क्या आएगा 14, राइट। तो अगर हम 5 रखेंगे तो क्या हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, नहीं। तो ये 5 तो हम रख नहीं सकते। 7 रखा तो के की जगह अगर हमने 7 को प्लेस किया 72 प्लस 72 हमारे नंबर्स बन गए, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 7 14। तो हमारे वंस का और टेंस का प्लेस इक्वल हो गया, डिजिट इक्वल हो गई और यहाँ की भी दोनों डिजिट्स हमारी सेम हो गई। तो आंसर क्या आ गया हमारा k इक्वल्स टू 7, m इक्वल्स टू 4 एंड h इक्वल्स टू 1। चलिए ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है y और z और o की जगह आप क्या नंबर्स आपके आएंगे। लेट्स प्रैक्टिस। अब हमने जितना भी सीखा, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, अब उन सब को यूज करके, उस सारी नॉलेज को यूज करके अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अ लाइट बल्ब इज ऑन। एक लाइट बल्ब है वो ऑन है, ठीक है। डॉर्जी टॉगल्स इट स्विच 77 टाइम्स। 77 टाइम्स ऑन ऑफ करता रहता है। आप लोग भी करते हो, ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया। बचपन में बच्चे बहुत करते थे। विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ। 77 टाइम्स उसने ऑन ऑफ कर दिया। अब 77th टाइम्स जब वो करेगा उस टाइम पे क्या वो बल्ब ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा, ये हमें बताना है और क्यों, ठीक है। क्या रहेगा आपके हिसाब से, पहले ऑन था उसके बाद ऑफ किया फिर ऑन किया फिर ऑफ किया फिर ऑन किया, 77 टाइम्स करता ही चला गया। चलो देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल ऑन स्टेट ऑफ द बल्ब, ठीक है। सबसे पहले ऑन पे था, फर्स्ट टॉगल पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब वो टॉगल करेगा तो क्या होगा ऑफ होगा, सेकेंड टाइम टॉगल करेगा तो क्या होगा ऑन होगा, थर्ड टाइम टॉगल करेगा तो क्या होगा ऑफ होगा। तो हमने क्या पैटर्न देखा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है वहां पे हमारा आ रहा है ऑफ, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स पे आ रहा है हमारा ऑन। Thus, an odd number of toggles will make the bulb off. Odd number of toggles पे बल्ब ऑफ है और इवन नंबर ऑफ टॉगल्स पे बल्ब
ऑन है। नाउ हमारे पास नंबर क्या है 77। 77 ऑड है या इवन? ऑड है बच्चों, तो हमारा बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा। 77 टाइम्स टॉगल करने के बाद हमारा बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ। आप अपने घर में इस तरीके से ऑन ऑफ नहीं करना, नहीं तो मम्मी पिटाई कर देगी और बल्ब खराब हो जाएगा। लिज़विनी हैज अ लार्ज ऑड encyclopedia. When she opened it, उसके पास एक इंसाइक्लोपीडिया है, जब उसने खोला several loose pages fell out of it. कुछ लूज पेजेस उसमें से गिर गए। ओ माय गॉड, अब सब उठाने पड़ेंगे। She counted 50 sheets in total. उठाई उसने सारी शीट्स, और कितनी शीट्स थी उसके पास जो उसने नीचे से उठाई? 50 शीट्स थी, राइट? Each printed on both sides. दोनों साइड उस पे लिखा हुआ था, दोनों साइड वो प्रिंटेड थी। Can the sum of the pages numbers of the loose sheet be 6000? अब उन लूज शीट्स का जो पेज नंबर होगा, क्या वो 6000 हो सकता है? उसे ये फाइंड आउट करना है, वाई और वाई नोट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसने 50 शीट्स गिर गई थी, उठाई, उन 50 शीट्स पे कुछ पेज नंबर्स लिखे होंगे, उन पेज नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका सम क्या 6000 आ सकता है? ये हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टोटल शीट्स कितनी है? 50। Each sheet has one even and one odd page number. एक शीट पे एक तरफ इवन नंबर होगा और एक तरफ ऑड नंबर होगा। सपोज अगर एक शीट पे 1 नंबर पेज नंबर है तो उसकी दूसरी साइड क्या होगा? 2। अगर एक शीट पे 5 पेज नंबर लिखा हुआ है तो उसके नेक्स्ट साइड पे क्या होगा? 6। इसी तरीके से हर एक शीट पे एक तरफ एक ऑड नंबर होगा और दूसरी तरफ एक इवन नंबर होगा। तो हमारे पास टोटल 50 शीट्स में कितने ऑड और कितने इवन नंबर्स होंगे? 50 ऑड नंबर्स होंगे और 50 इवन नंबर्स होंगे, राइट? अब सम ऑफ इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स का सम क्या होगा? इवन होगा। 50 इवन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा? इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, दैट इज 50। एंड 50 ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा? इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा सम क्या आता है? इवन। तो 50 ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा? इवन। जब ऑड और इवन जो पेजेस हैं उनको जब ऐड करेंगे, इवन प्लस इवन आ गया हमारे पास, तो इवन प्लस इवन क्या हो गया? इवन। द सम ऑफ इवन टाइम्स ऑड नंबर, दैट इज इवन। द टोटल सम कैसा हो गया? ये किया ऐड, इसमें ये ऐड कर दिया, इवन प्लस इवन, क्या आया आंसर हमारा? इवन। तो इन 50 पेजेस के जो पेज नंबर्स हैं उनका सम हमारे पास इवन आएगा, राइट? अब उसने क्या कैलकुलेट किया था? 6000, एक इवन नंबर कैलकुलेट किया था, तो ये सही हो सकता है। Say 6000 is an even number. It is possible for the sum of page numbers of the loose sheets to be 6000. Possible है उसका 6000 होगा। अब हमें एक्चुअल नंबर्स तो नहीं पता, हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ, क्योंकि उसने इवन नंबर कैलकुलेट किया था तो उसका ये आंसर जो है सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? 1 to 100 के नंबर्स को हमें ऐड करना है और बताना है कि जो फाइनल आंसर आएगा वो ऑड आएगा या इवन आएगा। अब हम क्या करें? सारे नंबर्स को ऐड करें? इतनी लंबी कैलकुलेशंस करें? नहीं, इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। हमें क्या करना है? देखो, देयर आर 100 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 में कितने नंबर्स हैं? 100 नंबर्स हैं। उन 100 नंबर्स में कितने ऑड और कितने इवन है? जल्दी जल्दी बताओ। 50 ऑड और 50 इवन है। बाकी का क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। ऑड इवन, ठीक है? तो कितने ऑड इवन हो गए? 50 ऑड हो गए और 50 इवन हो गए। एडिंग 50 ऑड नंबर्स गिव्स एन इवन नंबर। 50 ऑड नंबर्स को हमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अभी हमने पीछे भी देखा था ना, 50 पेजेस के ऑड नंबर्स को ऐड किया तो क्या आया था? हाँ जी, इवन। और इसी तरीके से 50 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा? इवन। उन दोनों को ऐड करेंगे, इवन प्लस इवन, इवन। तो
पैरिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज इवन। जब हम 1 to 100 के सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। बस हमें यही बताना था, हमें ऐड करके देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। What is the parity of the 20th term of the विरहांका सीक्वेंस? विरहांका सीक्वेंस में अभी हमने पीछे देखे थे विरहांका सीक्वेंस, दैट इज विरहांका फिबोनाची नंबर्स। उसमें जो 20th टर्म होगी क्या वो इवन होगी या ऑड होगी? ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या था 1, सेकंड नंबर क्या था 2, थर्ड नंबर क्या था 1 + 2 3। इसी तरीके से जो 20th नंबर आएगा क्या वो ऑड होगा या इवन होगा? देखते हैं क्या होगा। विरहांका सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन। अब इन सीक्वेंस में बेटा कुछ आप पैटर्न हमने देखा था, पैटर्न तो हमने देख लिया था। अब इन सीक्वेंस में आप पैरिटी देखेंगे कि इन सीक्वेंस में पैरिटी क्या है। फर्स्ट नंबर ऑड नंबर है, सेकंड नंबर इवन नंबर है, थर्ड नंबर ऑड नंबर है, फोर्थ नंबर ऑड नंबर है, फिफ्थ नंबर इवन नंबर है, सिक्स नंबर ऑड नंबर है, फिर ऑड नंबर है, फिर इवन है, फिर ऑड है। क्या देख रहे हैं? ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड। इस तरीके से हमारा ऐसे ये पैरिटी चलती जा रही है। तो पैरिटी की साइकिल क्या है? ऑड इवन ऑड, एंड दिस पैटर्न रिपीट्स एवरी थर्ड टर्म। ऑड इवन ऑड, हर थर्ड टर्म के बाद ये पैटर्न वापस रिपीट हो रहा है। ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड एंड सो ऑन। नाउ हमारे पास कौन सी टर्म हमें निकालनी है? 20th टर्म। अब हर थर्ड टर्म के बाद ये साइकिल रिपीट हो रही है तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस साइकिल में। तो इस 3 से डिवाइड करने पे हमारा क्वेश्चन आया 6 एंड रिमाइंडर आया 2। इस क्वेश्चन और रिमाइंडर का क्या मतलब है बच्चों कि 6 साइकिल्स हमारी कंप्लीट हो गई है। ऑड इवन ऑड 1 साइकिल है। इस तरीके से 6 साइकिल्स हमारी कंप्लीट हो गई है और 7th साइकिल में हम कहां प्लेस हो रहे हैं, कहां लाई कर रहे हैं? सेकंड टर्म पे। ठीक है, 6 साइकिल्स कंप्लीट होने पर 7th साइकिल पे हम सेकंड टर्म पे हम लाई कर रहे हैं। तो 20th टर्म क्या होगी? दिस मीन्स द 20th टर्म कॉरेस्पॉन्ड टू द सेकंड पोजीशन इन द पैरिटी साइकिल। सेकंड पोजीशन के कॉरेस्पॉन्ड होगी 20th टर्म। तो सेकंड पोजीशन क्या है हमारी साइकिल में? इवन, विच इज ऑड इवन एंड ऑड। तो सेकंड टर्म क्या हो गई? इवन। द पैरिटी ऑफ द 20th टर्म इज इवन। तो 20th टर्म क्या होगी हमारी? इवन होगी। राइट बच्चों? नेक्स्ट है सॉल्व दिस क्रिप्टोरिथम। वापस अपनी मैथ्स पजल पे आ गए हम। यूटी प्लस टीए, आंसर चाहिए क्या चाहिए? टीएटी। अब इसको समझते कैसे? वंस प्लेस नंबर का जो वंस प्लेस की डिजिट है सेकंड नंबर की 10th प्लेस की डिजिट वही होनी चाहिए। ठीक है, एक नंबर की वंस प्लेस की डिजिट दूसरे नंबर की 10th प्लेस की डिजिट सेम चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब जो फर्स्ट नंबर के 1 प्लेस की डिजिट है वही हमारे सम की 1 प्लेस की भी डिजिट होनी चाहिए और 100th प्लेस की भी डिजिट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? सेकंड नंबर का जो वंस की डिजिट है वो हमारे सम की 10s की डिजिट होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पे रखें कि उस नंबर में हम एक नंबर ऐड करें और वापस हमें नंबर सेम मिल जाए। किसी नंबर में हम क्या नंबर ऐड करें हमें वही सेम नंबर मिल जाए? क्या नंबर ऐड करेंगे? सेम लाने के लिए तो हमें सिर्फ 0 ही ऐड करना पड़ेगा। 5 में अगर 0 ऐड करते हैं तो 5, 4 में अगर 0 ऐड करते हैं तो 4। तो ए तो हमें पता चल गया 4 हो गया। ठीक है, अब हमें टी और यू फाइंड आउट करना है। तो ए तो हमारा हो गया 0। अब टी अगर हम यूटी में टी की जगह 1 एंड यू की जगह 9 रख दे, फर्स्ट नंबर 91 बनाए तो सेकंड नंबर क्या हो गया? यहाँ पे तो 0 था और टी आ गया 1। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। यस, सेम
यहाँ पे सेम नंबर था, ये सेम डिजिट थे और यहाँ की दोनों डिजिट सेम थी, 1 1 एंड 101। तो हमारा पजल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अपनी कॉमन सेंस यूज करके इस तरीके की और पजल्स आप सॉल्व कीजिएगा। चलो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, कुछ बहुत ही कम क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए हैं। अब आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैंने एक वर्कशीट ऐड की है। इस वर्कशीट में 5 सेक्शंस है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चन, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को, इस वर्कशीट्स को प्लीज 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 आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस एक अनदर लेवल पे जा सके। और इस वर्कशीट को करने के बाद आपके एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो आप अटेम्प्ट करें और अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। इस वर्कशीट को आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अभी भी कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए ये वर्कशीट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है विद सॉल्यूशंस, वहां से आप डाउनलोड करके भी इस वर्कशीट को कर सकते हैं। चलिए बच्चे, चैप्टर हो गया फिनिश। खेल खेल में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई हैवी कॉन्सेप्ट, कोई हैवी कैलकुलेशंस हमने इस चैप्टर में नहीं की, सिर्फ हमने नंबर्स के साथ प्ले किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय बच्चों, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।